हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जोधपुर राजस्थान सिंह हवेली। ऋतिक वैशाली से फ्लर्ट पर फ्लर्ट करने जा रहा था और वैशाली का दिमाग खराब हो रहा था। वहीं अमृत ऋतिक को घूर रहा था जब उसकी नज़र आते हुए प्रकृति पर गई, जिसे देखकर अमृत के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लगी। ऋतिक, जो कि तिरछी नज़र से अमृत के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था, उसे मुस्कुराता हुआ देखकर बोला, तुम्हें बहुत मुस्कान आ रही है। अमृत अपनी कुर्सी से खड़ा होकर प्रकृति के पास जा उसके हाथ को पकड़ते हुए मुस्कुरा कर बोला, आपकी दीदार में आंखें तरस गई थी। आप यहाँ आए तो दिल को सुकून मिला। प्रकृति अमृत के बात पर हैरान होती अपना हाथ पीछे लेकर बोली, आप क्या कर रहे हो भैया? अमृत प्रकृति के बात पर अपना हाथ आगे बढ़ाते, मैं बस तुम्हारे साथ दो पल प्यार की बातें करना चाहता हूँ। वैशाली पीछे से अमृत के पीठ पर मुक्का जड़ते हुए, शाला, हमसे प्यार से बात करने में तुमको मौत आती है और इस ससुरे की लुगाई से बहुत बतिया रहे हो करने में तुमको मौत आती है और इस ससुरे के लुगाई से बहुत बतिया रहे हो। अमृत अचानक वैशाली के मारने पर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए, और उसका पति तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। हमारा मन कर रहा है कि हम उसको गोली मार दें, पर हमारा मन कर रहा है कि हम तुमको जान से मार दें। साला, वो मरेगा तो तुम भी मरोगे का? वैशाली ने ऋतिक की तरफ इशारा करते हुए अमृत को घूर, जिसे सुनकर अमृत मुँह बनाता, और वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, तुम्हें अच्छा लग रहा था क्या? प्रकृति अमृत की बात सुनकर ऋतिक को घूरते हुए, तुम फ्लर्ट कर रहे थे? ऋतिक सीरियस चेहरा बनाकर प्रकृति की तरफ देख, मैं फ्लर्ट करना नहीं जानता। प्रकृति ऋतिक की बात अमृत की तरफ इशारा करते हुए बोले, तो क्या अमृत भैया झूठ बोल रहे हैं? अमृत प्रकृति की बात सुनकर बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा पति मेरी बीवी के साथ हमेशा फ्लर्ट करता है, तुमने खुद देखा होगा। अमृत की बात सुनकर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओबेसियली, मैंने देखा ये हमेशा दीदी को परेशान करता रहता है। ऋतिक प्रकृति की बात सुनकर वैशाली की तरफ इशारा करते हुए, मुझे इसे परेशान करना पसंद है क्योंकि इसे गुस्सा दिलाना बहुत आसान है और ये हमेशा बक बक करती रहती है। वैशाली ऋतिक की बात पर से घूरते हुए, ससुरे, तुम एक नंबर के छिछोरे आदमी हो और तुमको बहुत पसंद है ना हमारा गुस्सा। किसी दिन गुस्से में गोली मार दिया ना इधर से उधर, साला तुम्हारा सारा होशियारी निकल जाएगा। वैशाली की बात सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें आगे से परेशान नहीं करूँगा। बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारी गोली इधर से मारेंगे उधर से निकालेंगे। वैशाली के ऋतिक के पेट की तरफ इशारा कर अमृत उन लोगों के बहस के बीच में आते हुए, अच्छा ठीक है, बहस बहुत हो गया, चलो सभी नाश्ता कर लेते हैं, ऑलरेडी 11 बजने वाले हैं। ऋतिक अमृत की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर वैशाली के कान में आकर धीरे से बोला, बक बक मशीन बंदरिया। इतना कहकर ऋतिक मुस्कुराते हुए प्रकृति के हाथ को पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाता है। वैशाली जिसने सैंडल पहन रखा था निकाल कर फेंक कर ऋतिक को मारती, लेकिन ऋतिक को नहीं लगता, जिस पर वैशाली फ्रस्ट्रेट होते हुए अमृत की तरफ देखती है तो अमृत अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है। जिसे सुनकर वैशाली अमृत के हाथ को पकड़ते हुए, हम तुमको मारेंगे भी नहीं। इतना कहकर वैशाली उसे लेकर अंदर की तरफ चली जाती है। दीप उन लोगों को जाता हुआ देखकर खुद से बोला, यार ज्योति, क्या हुआ? ज्योति ने आते हुए कहा। ज्योति की आवाज़ सुनकर दीप सिर घुमाकर ज्योति की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कुर्सी से खड़ा हो उसके पास आकर कहता है, तुम तो सो रही थी ना? ज्योति दीप की बात पर उसके सीने की तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ पर सिर रखे बगैर नींद नहीं आती पति दे। जिसे सुन दीप ज्योति को अपने सीने से लगाते हुए, सही है, और दीपा कहाँ है? ज्योति दीप के सीने से लगे उसके मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, सो रही है। दीप ज्योति की बात पर उसे खुद से अलग कर उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोला, सुनो सुनाओ। ज्योति ने मुस्कुराते, जिसे सुन दीपक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम रोमांटिक मूड में हो ना? दीप की बात पर ज्योति उसे खुद से दूर करता है, मुझे बस तुम्हारा यही चीज़ अच्छा नहीं लगता। जब देखो रोमांटिक मूड में रहोगे और मेरा दिमाग ख़राब करोगे। मैं नहीं हूँ रोमांटिक मूड में, तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। दीप ज्योति की बात पर मुंह फैलाते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है दीपा की? ज्योति दीप की बात पर आंखें छोटी करते हुए, महाशय, दीपा को कोई ज़रूरत नहीं है अपने लिए छोटे भाई या फिर बहन की। वो आप हो जिसे ज़रूरत है थोड़ी सी डांट की। दीप को डांट की ज़रूरत नहीं है, उसे तो अपनी ज्योति के प्यार की ज़रूरत है, तो दीप का डिमांड पूरी करो। दीप ने क्यूट से चेहरा बनाते हुए, जिसे देख ज्योति उसके गाल को खींचते हुए बोला, मेरा पति बड़े होने के साथ ही साथ और ज़्यादा क्यूट होता जा रहा है। ज्योति की बात पर दीप मुस्कुरा देता और उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, तो अपने क्यूट से पतिदेव की बात मानो और उसकी प्यारी सी डिमांड भी पूरी कर दो। ज्योति अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, बाद में करूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए ट्रिप एंजॉय करने दो। दीप ज्योति की बात पर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, पिंकी प्रॉमिस करो। ज्योति दीप को घूरते हुए, दीप बोलो ज्योति।
कह रहा हूँ वो करो, दीप ने ज्योति की आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर ज्योति एक गहरी सांस भरकर, आपकी जिद के सामने कोई नहीं जीत सकता। अच्छा लो, किया पिंकी प्रॉमिस। बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हुए कहते हुए ज्योति दीप की उंगली में उंगली मिलाकर पिंकी प्रॉमिस करती है, जिसे देखकर दीप खुश हो जाता है और उसे हाथ को पकड़ कर कहता, तो चले, भूख लगी है। इतना कहकर दीप ज्योति को लेकर गार्डन से हवेली के अंदर चला जाता। इधर वर्षा और विकल्प के कमरे में अलग ही सीन चल रहा था, जहाँ दोनों एक दूसरे के अपनी बाहों में जकड़े सो रहे थे। विकल्प नींद में वर्षा के नज़दीक आ गया था और वर्षा अपनी जगह पर ही सो रही थी। दोपहर होने को आई थी, जिस कारण वर्षा की नींद खुल जाती है और उठने लगती है, तो विकल्प उसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, सो ही रहो ना। विकल्प की नींद भारी आवाज़ को सुनकर वर्षा सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती और विकल्प के बिखरे में सी बाल, उसका क्यूट सा चेहरा देख वर्षा के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो हल्का सा उसके नज़दीक जाकर उसके कान में फूंक मारती है, तो विकल्प अपने को एक हाथ से सहलाकर फिर से सो जाता। वर्षा विकल्प की नींद को देखते हुए फिर से उसके कान में फूंक मारती है, तो विकल्प ब्लैंकेट खींचकर कान तक ओढ़ लेती, जिसे देख वर्षा विकल्प के ब्लैंकेट को हल्का सा खींचकर फिर से उसके कान पर फूंक मारती है, तो इस बार विकल्प की नींद टूट जाती है और वर्षा को अपने इतने नज़दीक देखकर उठने लगता है, तो उसके होठ वर्षा के गाल पर जा भिड़ते हैं, जिसे महसूस कर विकल्प की सांस अटक जाती है और जल्दी से वर्षा से दूर होते हुए, तुम खंबे की तरह यहाँ पर क्यों खड़ी। विकल्प की बात सुनकर वर्षा अपनी आंखें छोटी कर, मैं तुम्हें खंबा नजर आ रही हूँ। विकल्प अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए अपना सिर हिलाकर, बंदा सो रहा है, उसे नजर लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। जिसे सुन वर्षा विकल्प को उसके कॉलर से पकड़ अपने बिल्कुल नज़दीक खींच लेती है, तो विकल्प का एक हाथ वर्षा के उस पर चला जाता है और वो आधा वर्षा के ऊपर लेट जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वर्षा को देखने लगता है। वर्षा विकल्प के कांपते हुए होठों को देख हल्का सा मुस्कुरा कर, स्वीटी तुम स्मोक नहीं करते। वर्षा की बात सुन विकल्प कुछ नहीं करता, क्योंकि उनके होठ बिल्कुल नज़दीक थे। अगर वो थोड़ा सा भी बात करता तो उसके होठ आपस में मिल जाते हैं। विकल्प की जवाब देता हुआ देख वर्षा थोड़ा सा और नज़दीक आकर, स्वीटी मैंने कुछ पूछा, ये कहते हुए वर्षा के होठ विकल्प के होठ को छू रहे थे। वर्षा के कोमल होठों को अपने होठ पर महसूस करते हुए विकल्प धीरे से बोला, मैं नहीं करता। जिसे सुन वर्षा के होठ पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और हल्का सा आगे बढ़कर विकल्प के निचले होठों को अपने होठों में भर लेती है और उसे हल्का सा सक करने के बाद अपर लिप्स को बिना किसी ब्रेक करे स्मूच करने लगती है और इसी तरह विकल्प वर्षा का साथ देने लगा। दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। वर्षा के हाथ धीरे धीरे विकल्प के टी शर्ट के अंदर जाने लगती है और विकल्प को हल्का सा पीछे की तरफ धकेल कर अपने पैर दोनों तरफ कर उसकी गोद में आकर बैठ जाते हैं। विकल्प वर्षा को अपने ऊपर से देख हल्का सा शर्मा जाता है, जिस कारण उसके गोरे गालों पर लाली छा जाए, जिसे देखते हुए वर्षा हल्का सा उसके गालों को चूम लेती है। वर्षा उसके गाल को चूमते हुए जो उसके जोलाइन पर किसी के साथ लीक करती है और धीरे धीरे उसके कान पर किस करते हुए हल्का सा बाइट करने लगती है, जिस कारण विकल्प को अपने शरीर में गुदगुदी महसूस होने लगी। वर्षा विकल्प के हाथ को अपने कमर पर रखती है, तो विकल्प उसके कमर को पकड़ अपने हाथ को हल्का सा फिसलाते हुए उसके टी शर्ट के अंदर ले जाता है और उसकी स्लिम फिगर को सहलाने लगता है। वर्षा के मुंह से जाने अनजाने में एक आह निकल जाती है और वो विकल्प के चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी भरी आवाज़ में कहती है, स्वीटी चलो हनीमून मनाते हैं। वर्षा के बाद तो विकल्प हैरानी से उसकी तरफ देखते, लेकिन हम तो सुबह आए हैं ना और अभी पूरे एक हफ्ते रहने वाले हैं। वर्षा विकल्प के कान पर अपनी सांस छोड़ते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोल, सो व्हाट, हम पूरे एक हफ्ते हनीमून मनाएंगे। विकल्प वर्षा के डिमांड पर धीरे से बोला, हम रात को शुरू करें तो ठीक नहीं रहेगा क्या? मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे वोमिट हो गई थी ना बस में, इसलिए। वर्षा विकल्प की लो आवाज़ को सुनकर उसके गाल को खींचते, मेरा स्वीटी कितना स्वीट है, खाने में बहुत अच्छे होंगे तुम। विकल्प अपने गालों से वर्षा के हाथ को हटाते हुए, तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे डर लगता है कहीं सच में खा गई तो, राक्षसी पुतना की तरह। वर्षा विकल्प के ऊपर से उठते हुए बोली, तुम बात बहुत करते हो, चलो जाकर फ्रेश हो जाओ। विकल्प वर्षा की बात सुनकर बोला, हम दोनों साथ में शावर ले। वर्षा विकल्प की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, क्यों नहीं, चलो। विकल्प वर्षा की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता और बिस्तर से उतरकर जल्दी से बाथरूम के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। वर्षा उसकी हरकत को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और सामान अनपैक करने लगती है। करीब 20 मिनट बाद धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और विकल्प अपने से बाहर निकलते हुए कहता है, वर्षा। वर्षा सिर घुमाकर विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया स्वीटी, कपड़े लेकर जाना भूल गए?
विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मेरे लिए कैजुअल कपड़े ला दो। जिसे सुनकर वर्षा उसे कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रखते हुए बोली, आकर खुद ले जाओ। वर्षा की बात पर विकल्प छोटा सा मुंह बना, मैंने सिर्फ टॉवल पहना है, अगर छूट गया तो इज्जत उतर जाएगी। वर्षा विकल्प की बात सुन मुस्कुराते हुए, तुम भी मेरे हो और तुम्हारी इज्जत भी मेरी है, अगर मेरे सामने उतर गई तो कोई खराबी नहीं है। स्वीटी जैसे सुनकर विकल्प छोटा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखता है और बाथरूम का दरवाजा पूरा खोलकर बाहर आता। विकल्प स्लिम पर्सनैलिटी का लड़का था, लेकिन उसके मसल्स बड़े सेक्सी थे और उसके लेफ्ट हाथ से सीने तक एक ड्रैगन की खूबसूरत से टैटू बनी हुई, जो कि हाफ स्लीव और नेकेड होने पर भी नजर आती थी। वर्षा उसे ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हुए उसकी तरफ उसकी नज़र सीधा विकल्प के ट्रासों पर जाती है, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ, लेकिन टॉवल के कारण सिर्फ आधा दिख रहा था। वर्षा को अब क्यूरियोसिटी हो रही थी उसकी उस टैटू को देखने की, जिस कारण उठकर खड़ी हो जाती और विकल्प, जो कि अपना कपड़ा उठाकर बाथरूम की तरफ जा रहा, उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर फुल स्पीड में भागकर अंदर चला जाता है। वर्षा उसे जाता हुआ देखकर अपनी मुट्ठी भींचकर बोली, आई स्वेयर स्वीटी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। इतना सोचते हुए वर्षा विकल्प के बाहर आने के इंतजार करने लगी। इधर लिविंग हॉल में एक बहुत बड़ी शाही डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, जहाँ पर एक साथ 50 लोग खाना खा सकते थे और वो पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग राजस्थानी पकवान से भरा हुआ था। अभी तक सब लोग लगभग उठ चुके, अपने अपने ब्रेकफास्ट के बजाय सीधा लंच के लिए नीचे आ चुके थे। मृत्युंजय के गोद में अव्यक्त था, जो कि काफ़ी हद तक फ्रेश और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो चुप था। शमशेर जी समृद्धि की तरफ देखते हुए अमृत से बोले, जे थारी छोरी से। अमृत शमशेर जी के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोले, जी मामा जी, मेरी बेटी है समृद्धि। अमृत के मुंह से अपना नाम सुनकर समृद्धि अपनी हेजल आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर शमशेर जी मुस्कुराते हुए समृद्धि की तरफ हाथ बढ़ाकर अमृत से कहते, मारे अठे दो। अमृत शमशेर जी की बात पर समृद्धि को उनकी गोद में दे देता है तो समृद्धि आराम के साथ उसकी गोद में बैठ जाती है। रोती भी नहीं है। उसकी नज़र सिर्फ शमशेर जी के तावदार मूँछों पर थी। शमशेर जी समृद्धि की नज़र को खुद पर महसूस कर मुस्कुराते हुए, जे छोरी ने घनी चोखी लागे है, लेकिन थारा बड़ो भाई उतनो ही गेंदू से। शमशेर जी की बात सुन समृद्धि मुस्कुरा अव्यक्त की तरफ देखती है, जो कि उसे ही बुरी तरीके से घूर रहा था। दीपांजलि समृद्धि की तरफ पापड़ बढ़ाते हुए बोली, समृद्धि खाओगे? शमशेर जी दीपांजलि की तरफ देख मुस्कुराते हुए, तुम मारे अठे रहोगे? शमशेर जी की बात पर दीपांजलि कंफ्यूज होते, मैं नहीं समझी, आप क्या बोल रहे हैं दादाजी? शिवांश दीपांजलि की बात पर, दादाजी पूछ रहे हैं क्या तुम यहाँ पर रुकोगी? शिवांश की बात पर दीपांजलि शमशेर जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं रुक जाऊंगी अगर मेरे मम्मी पापा और शिव यहाँ पर रुकेगा। दीपांजलि की बात पर वैद्य उसे बुरी तरीके से घूरने लगता है। जूही वैद्य की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और दीपांजलि की तरफ देखते हुए कहती है, दीपा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दीपांजलि जूही की बात सुनकर वैद्य की तरफ इशारा करते हुए, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो ना। वैद्य दीपांजलि की बात सुनकर गुस्से से बोल, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है समझी, तुम सिर्फ मेरी दोस्त है। जिसे सुनकर दीपांजलि छोटा सा मुँह बनाकर, तुम ही तो कह रहे थे मैं काला कावा हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। जूही मुझे सुंदर और गोरी है, पक्का वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। चित्रांग वैद्य की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे वैद्य की कही बात याद आती है, जो वो उसके कान में कह रहा था। वो थोड़ी सी छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, सांवली है और हमारे साथ आई हुई है, वही मेरी गर्लफ्रेंड है। वैदिक हताश नजरों से दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा उसके लिए सॉरी। शिवांश घूरकर वैदिक की तरफ देखने के बाद दीपांजलि की तरफ रोटी रोल बढ़ाते हुए, दीपा चलो मुंह खोलो। शिवांश की बात सुनकर दीपांजलि मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोलकर उसके रोटी रोल से एक बाइट भर लेती और खाने लगती। फिर निकलने के बाद वैदिक की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसने जो मुझे बस में चल दिया था ना, वो ज़्यादा टेस्टी था। दीपांजलि की बात सुनकर वैद्य खुश हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी वैसा बनाकर देता हूँ। इतना कहकर रोटी रोल में केचप डालकर दीपांजलि की तरफ बाइट बढ़ाते हुए कहता है, इसे खाकर देखो। दीपांजलि एक नज़र वैद्य को घूरने के बाद खाते हुए, दीपा के डैडा ने कहा था कि कोई कुछ खाने को दे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें जानती हूँ इसलिए खा रही हूँ, बाकी तुम अच्छे लड़के नहीं हो। इतना कहकर दीपांजलि उसे रोटी को खा लेती है और वैद्य को थम्सअप दिखा देती है। रोनी और रानी को, जो कि उन लोगों के साथ आए हुए थे, उन तीनों की तरफ देखते हुए एक एक दूसरे को देखते हैं। रोनी जूही की तरफ देखते हुए, दीदी मुझे वो जूस का ग्लास पास करना। जूही रोनी की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोले, हम दोनों सेम एज के हैं ना, तो तुम मुझे दीदी क्यों कह रहे हैं? रोनी जूही की बात पर बोला, ओके तुम सिस्टर, मुझे वो जूस का ग्लास पास करना।
जूही रोनी को इग्नोर कर खुद खाते बोली, खुद ले लो। रोनी घूरकर जूही की तरफ देखता है तो दीपांजलि रोनी को गिलास देते हुए कहती है, ये लो। रोनी दीपांजलि के हाथ से गिलास लेकर मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू दीपा। दीपांजलि रोनी की बात सुन हैरान होते हुए बोले, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुमने अभी कहा ना कि दीपा के डैडा उसे कुछ भी किसी के हाथ से लेने से मना करते हैं, तब मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम दीप। रोनी ने जवाब, जिसे सुनकर दीपांजलि मुस्कुराते हुए, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। दीपांजलि की तारीफ करने पर रोनी हल्का सा ब्लश करते हुए थैंक यू ये कहते हुए रोनी को थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि वैदिक और शिवांश उसे बुरी तरीके से उन दोनों के घूरती हुई नज़र को खुद पर महसूस कर रोनी चुपचाप अपना लंच करने लगता है। सभी लोग अपना अपना लंच करके बाद